Hamas attack shocks Israel, but what comes next? Netanyahu tells Israel we are at war after Hamas kills at least 232 in an unprecedented attack. गाजा में स्कूल पर इजरायली हमले में 15 फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल पर गाजा से रॉकेटों की बौछार, रफा पर टैंकों से हमला, अब तक 38,000 की मौत। ऐसी न जाने कितनी खबरें पिछले करीब एक साल के दौरान आपने अखबार, टीवी या सोशल मीडिया पर देखी पढ़ी होंगी। आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, कौन किस पर क्यों हमले कर रहा है और ये हमले कब रुकेंगे। इजराइल, यहूदी या फिलिस्तीन का नाम सुनते ही जहन में मरने मारने, मिसाइल हमलों या बम धमाकों की खबरें क्यों तैरने लगती हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे युद्ध और आतंकी हमले अब एक महामारी बन चुके हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई अंत नहीं है। लेकिन जब भी आप इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध की खबरें सुनते हैं तो ये सवाल भी मन में जरूर आता होगा कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। आखिर किसकी गलती का खामियाजा उठा रहे हैं यहाँ के बेगुनाह लोग और मासूम बच्चे। क्या ये लोग किसी सोची समझी साजिश के शिकार हैं? यहूदी और मुस्लिम समुदाय ये दोनों क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? इनमें कौन किससे मजबूत है और कौन किसे हरा देगा? गलत कौन है, यहूदी या मुस्लिम? लड़ाई की शुरुआत किसने की और कब की? यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और दूसरे देश आखिर कभी ना खत्म होने वाले इस तमाशे को चुप होकर क्यों देखते रहते हैं? ऐसे न जाने कितने ही अनसुलझे सवाल आपके दिमाग में घूमते होंगे जिनका जवाब आपको नहीं मिला होगा। आज इतिहास गवाह है में इस पूरे खून खराबे की जड़ तक ले चलेंगे आपको और जानेंगे इस संघर्ष का पूरा इतिहास। हम जानते हैं कि इजराइल और अरब के बीच पिछले कुछ दशकों में सिलसिलेवार तरीके से युद्ध हुए हैं। इन युद्धों की जड़ें बहुत पुरानी हैं। यह बात सही है कि दोनों के बीच लड़ाइयां फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जे को लेकर हुई हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो यह लड़ाई जमीन से कहीं ज्यादा धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई है और विदेशी ताकतों ने हमेशा इन लड़ाइयों की आग में घी डालने का ही काम किया है। मुस्लिम देशों का कहना है कि जिस जमीनी हिस्से को आज इजराइल कहा जाता है वो दरअसल फिलिस्तीन ही है और यहां आने वाले यहूदियों ने इस पर कब्जा किया है। तो क्या यह बात सही है कि यहूदी लोग फिलिस्तीन इलाके के लिए बाहरी थे? लेकिन यहूदियों का तो यह कहना है कि यह मातृभूमि हमारी है और मुस्लिमों ने यहां कब्जा किया। और अगर सच में ऐसा था कि यहूदी ही यहां के असली निवासी थे तो दूसरे धर्म को मानने वालों ने कब्जा कैसे कर लिया? सच्चाई आखिर क्या है, इसे समझने के लिए हमें यहूदियों के इतिहास पर नजर डालनी होगी। अलग अलग सोर्सेज बताते हैं कि यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों या समुदायों में से एक है। करीब 4000 साल पुराना इनका इतिहास है और आज का जो फिलिस्तीन और इजराइल है उसी जगह पर इस धर्म की शुरुआत हुई। बस फर्क इतना है कि पुराने ग्रंथों में पहले इन दोनों इलाकों को मिलाकर खेन्नन कहा गया है। आज की तारीख में प्राचीन खेन्नन इलाके में भौगोलिक नजरिए से दक्षिणी लेवेंट यानी इजराइल और फिलिस्तीन के अधिकार में आने वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को शामिल किया जाता है। जाहिर है कि इन सभी जगहों के बारे में आप आए दिनों खबरों में सुनते ही हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यहूदी धर्म भी उसी मूल धर्म से निकला है जहां से ईसाई और मुस्लिम धर्म का जन्म हुआ। हम बात कर रहे हैं अब्राहम संप्रदाय की, जिसे मानने वाले लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं। इजराइल के प्राचीन इतिहास के बारे में ज्यादातर बातें हमें हिब्रू बाइबल से जानने को मिलती हैं। इस बाइबल में ही लिखा गया है कि यहूदी और ईसाई धर्म का जन्म अब्राहम के पुत्र आइजैक, जबकि इस्लाम धर्म की शुरुआत अब्राहम के एक और बेटे इस्माइल से हुई। अब एक और सवाल मन में यह भी उठता है कि यहूदी धर्म के लोग जिस जगह पर रहते थे उसे वे इजराइल क्यों कहते थे? दरअसल हिब्रू बाइबल के मुताबिक अब्राहम के पोते और आइजैक के बेटे जैकब को हिब्रू देवता ने इजराइल नाम दिया था। इजराइल के बच्चों और उनकी आने वाली पीढ़ियों को हिब्रू ग्रंथ में इजरायली कहा गया। ऐसे में बात साफ हो जाती है कि वर्तमान इजराइल कोई 1-2 दशक पुरानी राजनीतिक उत्पत्ति नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना इसका इतिहास है। इजराइल समर्थक अरब देशों के इस दावे को कि फिलिस्तीन की धरती पर यहूदियों ने कब्जा किया है, इसी आधार पर खारिज करते हैं। अब यहूदियों की आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई, उनका फैलाव भी चारों तरफ होने लगा। मिस्र चूंकि इजराइल से लगा हुआ था, इसलिए यहां उनकी तादाद काफी ज्यादा हो चुकी थी। ये वही वक्त था जब नील नदी के आसपास वाले इलाके में मिस्र साम्राज्य फल फूल रहा था। उस वक्त मिस्र के राजा फराओ को इजरायलियों की बढ़ती आबादी काट रही थी, क्योंकि मिस्र सभ्यता के लोगों और यहूदियों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग थी। मिस्र के लोग एक से ज्यादा भगवानों में विश्वास रखते थे, जबकि यहूदियों का मानना था कि ईश्वर एक है और वो मर नहीं सकता।
अपने साम्राज्य पर कोई आंच ना आए, इसके लिए फराओ ने इजरायलियों को बंदी बना लिया। करीब 12वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान पैगंबर मूसा ने सैकड़ों सालों से बंदी रहे इजरायलियों को मिस्र साम्राज्य के चंगुल से बाहर निकाला। पैगंबर मूसा के इस अभियान के बाद यहूदी संप्रदाय में उन्हें पूजा जाने लगा था। 11वीं सदी ईसा पूर्व में किंग डेविड ने इजरायलियों पर शासन किया। बाद में उसके बेटे किंग सोलोमन ने यहूदियों के लिए पहला पवित्र मंदिर बनवाया। ये मंदिर जेरूशलम में बनवाया गया था। ये वही जगह है जिसके लिए ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म को मानने वाले लोग आज तक लड़ते आए हैं। तीनों ही धर्म इस जगह पर अपना धार्मिक दावा करते हैं और मौजूदा इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इसे अपनी राजधानी बताते हैं। किंग सोलोमन ने लोगों को एकजुट कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल बनाया। आपसी मनमुटाव की वजह से वक्त के चलते यहूदी दो गुटों में बंट गए। जो उत्तरी इलाके में थे उनसे मिलकर बना किंगडम ऑफ इजराइल और दक्षिण में रहने वाले लोगों से मिलकर बना किंगडम ऑफ जुडा। आगे चलकर 8वीं सदी ईसा पूर्व में इराक, ईरान और सीरिया में असीरिया साम्राज्य ने यहूदियों पर हमला कर किंगडम ऑफ इजराइल को खत्म कर दिया। वक्त बदला लेकिन यहूदियों पर हमले नहीं रुके। 6ठी सदी ईसा पूर्व में रही सही कसर बेबीलोन के शासकों ने पूरी कर दी। आप जरा पश्चिम एशिया के नक्शे को देखिए। इजराइल के पूर्व में कुछ दूरी पर टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां बहती हुई दिखेंगी। इतिहास की किताबों में आपने इन्हें दजला और फरात के नाम से पढ़ा होगा। इन्हीं नदियों के किनारे प्राचीन बेबीलोन की सभ्यता का विकास हुआ था। हमलावर तेवर के बेबीलोन शासकों ने इजराइल पर हमला कर जेरूशलम को जीत लिया और उसके पहले पवित्र मंदिर को जमींदोज कर दिया। हजारों इजरायलियों का जबरन देश निकाला कर दिया गया। आने वाली कई सदियों तक इजराइल की धरती पर दूसरी कई बाहरी शक्तियों ने राज किया। ऐसा कोई नहीं था जिसने यहूदियों के कमजोर होने का फायदा न उठाया हो, फिर चाहे वो पर्सिया हो, ग्रीक हो, रोमन हो, इस्लामिक हो या फिर तुर्क हो। पहली सदी ईस्वी के दरमियान रोम के शासकों ने भी यहूदियों को नहीं बख्शा। अपने राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य फायदे के लिए उन्होंने यहूदियों पर हुक्म चलाया। रोम ने यहूदियों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी। यहूदियों की पवित्र जेरूशलम की दीवार को ढहा दिया गया। रोम के जालिमों ने मंदिरों को ही नहीं तोड़ा बल्कि हजारों हजार यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। जेरूशलम को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया गया और यहूदियों पर इस जगह जाने की पाबंदी लगा दी गई। हजारों परिवारों को गुलाम बनाकर रोम भेज दिया गया। यहां हो रही क्रूरता के चलते यहूदियों को बगावत के लिए मजबूर होना पड़ा। शासन के खिलाफ उठी इसी बगावत के साथ रैबनिक यहूदीवाद की शुरुआत मानी जाती है। यहूदी समाज में अभी भी बड़े पैमाने पर रैबनिक विचारधारा को माना जाता है। बगावत के बाद हजारों परिवार रोम छोड़कर यूरोप के दूसरे हिस्सों में जाने लगे। धीरे धीरे यहूदियों की तादाद यूरोप के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बढ़ने लगी। यहीं से हमें समझना होगा कि आखिर इजराइल की जमीन पर पिछले कुछ दशकों से झगड़ा क्यों हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इजराइल में यहूदी बाहरी हैं या स्वदेशी। क्या उन्होंने जबरन इजराइल पर कब्जा किया? इजराइल की जमीन ही उनकी अपनी भूमि है। अगर वे पहले से ही इजराइल के थे तो वे यूरोप कैसे पहुंचे? असल में इस धर्म की स्थापना के बाद से यहूदी लोग आसपास के शासकों से हमेशा परेशान रहे। उन्हें इजराइल छोड़कर कभी मिस्र जाना पड़ा तो कभी वे यूरोप की गलियों में भटकते रहे। रोम में यहूदियों की दासता की कहानी सुनकर हम ये तो समझ सकते हैं कि यूरोप में यहूदी जनता कैसे बढ़ने लगी, लेकिन उन्हें आखिरकार अपनी सरजमी क्यों आना पड़ा, इसके बारे में आपको आगे जानने को मिलेगा। रोम से निर्वासित होने के बाद यहूदियों को कुछ शांति मिली। अगले सैकड़ों सालों तक वे यूरोप में शांति से रहे। इस दौरान यहूदियों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी और वे पूरे यूरोप में फैल गए। इन वर्षों को यहूदियों के जीवन का गोल्डन एरा कहा जाता है। 11वीं सदी तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन इस दौरान यूरोप में पिछले कुछ सालों में धर्म युद्ध की भूमिका बन चुकी थी। ईसाइयों को लगने लगा था कि इस्लाम धर्म का वर्चस्व बढ़ रहा है और उनकी धार्मिक जगहों पर कब्जा किया जा रहा है। इधर इस्लाम से जुड़े साम्राज्य इस्लाम के पतन और ईसाई धर्म के मजबूत होने से डरे थे। इन दोनों के बीच यहूदी कैसे बच सकते थे? इसलिए धर्म और संप्रदाय को बचाने को लेकर हुए अभियानों में यहूदियों को भी बीच में पिसना पड़ा। 30 दिसंबर 1066 के दिन स्पेन में एक नृशंस घटना को अंजाम दिया गया। मुस्लिम समुदाय की एक भीड़ ने ग्रेनेडा स्थित रॉयल पैलेस पर हमला कर हजारों यहूदी परिवारों को मौत के घाट उतार दिया। यूरोप में धर्म युद्ध चरम पर था। साल 1096 से यूरोप में यहूदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रताड़ना शुरू हो गई। मिडिल ईस्ट में अपनी पवित्र भूमि पर दावे को मजबूत करने के लिए यहूदियों को दो विकल्प दिए गए, या तो वे ईसाई बन जाएं या फिर मौत का रास्ता चुनें। लिहाजा बड़ी तादाद में यहूदी लोगों का नरसंहार कर दिया गया। यूरोप में साल दर साल स्थिति बदतर होती चली गई। क्या फ्रांस, क्या स्पेन, सब जगह से यहूदियों को भगाया जाने लगा।
1492 में स्पेन में यहूदियों के देश निकाला करने के लिए बड़े अभियान चलाए गए। उस वक्त करीब 2 लाख लोगों को धक्के मारकर स्पेन की सीमा से बाहर कर दिया गया, जिसमें कईयों की जान चली गई। इस निष्कासन के बाद ज्यादातर यहूदी पुर्तगाल चले गए, लेकिन 19वीं सदी में उन्हें यहां से भी बाहर कर दिया गया। इस दरमियान हालांकि यहूदियों ने धर्म में कुछ सुधार कर खुद को मजबूत करने की कोशिश की। यूरोप में कुछ जगहों पर यहूदी राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मजबूत होते दिखने लगे, लेकिन ये बात जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर को रास नहीं आ रही थी। इतिहास का मध्यकाल से आधुनिक काल आ चुका था, लेकिन इजरायलियों पर सिलसिलेवार धार्मिक और नृजातीय हमले रुके नहीं। हिटलर ने जर्मनी की जनता को यहूदियों के खिलाफ भड़काया और उन्हें देश से बाहर निकालने की अपील की। जर्मनी और पूर्वी यूरोप में यहूदियों पर जुल्म और बढ़ने लगा, उन्हें चुन चुन कर मारा जाने लगा। 1945 के दौरान जर्मनी में हिटलर ने करीब 6 लाख यहूदियों को दर्दनाक मौत के घाट उतरवा दिया। इस बड़े नरसंहार को द हॉलोकास्ट कहा जाता है। इतिहास गवाह है में ही हिटलर से जुड़े एक एपिसोड में हमने द हॉलोकास्ट की पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया, इस पर विस्तार से बात की है। इस वीडियो की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बड़े पैमाने पर हुई मारकाट के बाद यहूदी यूरोप छोड़ने को मजबूर हो गए और उन्हें सालों बाद फिर से इजराइल का रुख करना पड़ा। अब तक हम यहूदियों की पूरी कहानी समझ रहे थे, लेकिन मध्यकाल से लेकर आधुनिक समय के बीच इजराइल की धरती पर काफी उठापटक हो चुकी थी। आपको बता दें कि 10वीं सदी ईसा पूर्व के किंग डेविड के शासन से ही फिलिस्तीनियों का रिश्ता पश्चिम एशिया की धरती से रहा है। किंग डेविड के साम्राज्य में कई फिलिस्तीनी शामिल थे जो मूल रूप से गाजा से ताल्लुक रखते थे। 7वीं शताब्दी के दरमियान जेरूशलम का इस्लामीकरण होने लगा था। इस वक्त अरब शासकों का यहाँ दबदबा हुआ करता था, इसलिए धीरे धीरे इजराइल फिलिस्तीन इलाके में इस्लाम मजबूत हो गया। लेकिन जब मध्यकाल में यूरोप में धर्म युद्ध शुरू हुए तो इजराइल की जमीन पर भी काफी हलचल हुई। पवित्र भूमि को लेकर मुस्लिमों और ईसाइयों में लड़ाइयां हुई। आगे चलकर 1517 से 1917 के बीच ऑटोमन्स ने विवादास्पद इजराइल और उसके आसपास के इलाके पर शासन किया। इस्लाम धर्म को मानने वाला ऑटोमन साम्राज्य उस वक्त सबसे ताकतवर साम्राज्य था। पश्चिम एशिया के अधिकांश हिस्से, उत्तरी अफ्रीका और यहां तक दक्षिणी पूर्वी यूरोप में भी उसका दबदबा था। यहां से हम समझ सकते हैं कि यहूदियों की गैर मौजूदगी में किस तरह भूमध्य सागर से जॉर्डन नदी के बीच वाले हिस्से यानी फिलिस्तीन में इस्लाम की मौजूदगी बढ़ी। वैसे इजराइल अब इजराइल नहीं रह गया था, वास्तव में वो फिलिस्तीन बन चुका था। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो वैश्विक भू राजनीति में काफी बड़े बदलाव हुए। 1917 में इंग्लैंड ने फिलिस्तीन पर अपने कब्जे की घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ ही उसके विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर ने एक लेटर ऑफ इंटेंट पेश किया। इसे बाल्फोर घोषणा पत्र कहते हैं। इस दस्तावेज में चालाकी के साथ लिखा गया, हम यहूदियों के साथ अपनी पूरी सहानुभूति प्रकट करते हैं और फिलिस्तीन में उनके लिए एक राष्ट्र की घोषणा करते हैं। सवाल यह था कि इंग्लैंड ने अचानक ऐसी घोषणा क्यों की? आपको क्या लगता है? असल में 1917 में विश्व युद्ध अपने चरम पर था और मिडिल ईस्ट में जीत सुनिश्चित करने के लिए उसे मित्र देशों का साथ चाहिए था। इसलिए मित्र देशों में मौजूद यहूदियों का समर्थन पाने के लिए ही उसने बाल्फोर घोषणा पत्र को सामने रखा था। 1918 में मिडिल ईस्ट में फैले ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो चुका था, जिसके साथ पहला विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसमें शामिल था वर्तमान का इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन। यह बात सही है कि घोषणा पत्र जारी करने के पीछे ब्रिटेन का अपना फायदा था, लेकिन यहूदियों के लिए तो यह एक बड़ी राहत की बात थी। पिछले सैकड़ों सालों में यूरोप में भटक रहे यहूदियों के लिए यह पहला मौका था कि किसी देश ने ऑफिशियली यह माना कि कब्जा किए गए फिलिस्तीन पर उनका हक है और वही उनकी अपनी जमीन है। बाल्फोर घोषणा के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर ब्रिटिश मैंडेट भी जारी किया। दोनों ही दस्तावेजों पर 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने अपना अप्रूवल भी दे दिया। इस सहमति के साथ ही ब्रिटेन को फिलिस्तीन पर अगले कई सालों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिल गया। फिलिस्तीन की धरती पर ब्रिटेन की गद्दी तब तक रही जब तक कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ और इजराइल आजाद देश नहीं बन गया। हालांकि इन बीच के वर्षों में फिलिस्तीन और आसपास के इलाके में काफी कुछ उथल पुथल हुई। फिलिस्तीन पर ब्रिटेन के कब्जे से अरब जगत खुश नहीं था। वो इसलिए भी नाराज था कि ब्रिटेन अरब के आजाद फिलिस्तीन राष्ट्र बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा था। अरब के इस्लामिक हुक्मरानों को इस बात का डर था कि कहीं फिलिस्तीन उनके हाथ से पूरी तरह ना फिसल जाए, इसलिए वे ब्रिटिश मैंडेट का लगातार विरोध करते रहे। उनका डरना भी लाजमी था। इधर फिलिस्तीनी धरती पर ब्रिटिश मौजूदगी यहूदियों के लिए राहत की बात थी,
इसलिए यूरोप से फिलिस्तीन की तरफ यहूदियों की घर वापसी तेज हो गई। बाल्फोर घोषणा पत्र और फिलिस्तीन में ब्रिटिश सरकार के आ जाने से यहूदियों को ताकत मिली। अपने लोगों को मजबूत बनाने के लिए और इजराइल को फिर से पाने के लिए 19वीं सदी के आखिर में यहूदीवाद आंदोलन पहले से ही शुरू हो चुका था। अगले 1-2 दशकों के दौरान हजारों यहूदी इजराइल वापस आ चुके थे। मिडिल ईस्ट में यहूदियों की तादाद साल दर साल बढ़ती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि इस इलाके में यहूदियों और मुस्लिमों के बीच झगड़े तेज हो गए। वक्त के साथ फिलिस्तीन में यहूदी मजबूत होने लगे थे। धीरे धीरे राजनीतिक और खास तौर पर धार्मिक जगहों पर यहूदी लोगों की पकड़ बन रही थी। लिहाजा यहां सांप्रदायिक दंगे भी होने लगे, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से कई लोगों की मौत हुई। इजराइल की धरती पर ब्रिटिश सत्ता के साए में यहूदी कुछ मजबूत हुए तो उन्हें कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। यूरोप में 1930 के दशक से जर्मनी में यहूदियों पर हमले बढ़ने लगे थे। इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किस तरह दूसरे विश्व युद्ध के वक्त लाखों यहूदियों को मार दिया गया। जब तक दूसरा महायुद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक यहूदी मारे जाते रहे। इस वजह से भी लाखों यहूदी पलायन करने को मजबूर हुए और उन्हें फिलिस्तीन में ही शरण मिली। फिलिस्तीन में अचानक बढ़ी यहूदी तादाद से स्थिति विस्फोटक हो चुकी थी, क्योंकि अब यहूदी अपने इजराइल राष्ट्र के गठन के लिए उग्र हो चुके थे। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और इसमें अमेरिका सबसे मजबूत देश बनकर उभरा। सितंबर में युद्ध खत्म हुआ और एक ही महीने के अंदर यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ। कल्पना की गई कि शायद लीग ऑफ नेशंस के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय इकाई निष्पक्ष होगी, सबके लिए काम करेगी, लेकिन ऐसा था नहीं। इसके गठन से लेकर ही इस पर अमेरिका के दबदबे की बात किसी से छिपी नहीं है। चेहरा यूनाइटेड नेशंस का होता था पर फैसला अमेरिका का। क्रिएशन ऑफ ज्यूज स्टेट 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बुलाई गई। इसमें प्रस्ताव 181 पारित किया गया। इस संख्या को आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि यही वो दस्तावेज है जिसने यहूदियों की जिंदगी बदल दी। विज्ञान, सैन्य और खुफिया ऑपरेशंस में मजबूत जिस महाशक्ति इजराइल को आप देख रहे हैं, ये इसी प्रस्ताव की देन है। वास्तव में यही वो सर्वोच्च फैसला था जिसकी वजह से करीब 2000 साल बाद यहूदियों को अपना देश फिर से मिला। प्रस्ताव 181 में तय किया गया कि फिलिस्तीन में 1 अगस्त 1948 के पहले तक ब्रिटिश मैंडेट को खत्म कर दिया जाए। फिलिस्तीन को 2 भागों में बांट दिया जाए, एक स्वतंत्र अरब राज्य और यहूदियों के लिए स्वतंत्र यहूदी राज्य। इस इलाके के बंटवारे के लिए बनाया गया नक्शा आपको बड़ा अजीबोगरीब लगेगा। दक्षिण पश्चिम में मौजूद गाजा पट्टी और पूर्व में मौजूद वेस्ट बैंक के इलाके अरब राज्य को दिए गए, जिसे आज इस्लामिक देश फिलिस्तीन कहते हैं। नक्शे के बाकी नीले रंग के हिस्से को यहूदी राज्य को सौंप दिया गया, जिसे अब इजराइल कहते हैं। बाकी जेरूशलम, जिसे आप वेस्ट बैंक के बीचों बीच देख रहे हैं, उसे स्पेशल स्टेटस दे दी गई, जिस पर संयुक्त राष्ट्र को प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया। इसकी वजह यहाँ की धार्मिक पवित्रता है, जिसे न केवल यहूदी और मुस्लिम बल्कि ईसाई भी बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र मानते हैं। जेरूशलम पर बाद में दोनों ने अपनी राजधानी होने का दावा पेश किया, जो आज भी कायम है। इस पूरी योजना को बनाने में अमेरिका से काफी सलाह मशवरा की गई थी कि क्या मिडिल ईस्ट में एक यहूदी राज्य बनाने की जरूरत है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों का जिस तरह कत्लेआम हुआ था, अमेरिका को लगता था कि यहूदी राज्य बनाना हिटलर की क्रूरता का जवाब देने के लिए काफी अहम रहेगा, और ऐसा करने का यह सही वक्त भी है। साथ ही उसे यहूदियों का समर्थन मिलेगा और हमेशा हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी हो जाएगी, जिसे आप आज तक देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी विभाजन योजना को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि मई 1948 में इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। 14 मई यहूदी इतिहास की सबसे बड़ी तारीख मानी जाती है। इसी दिन तेल अवीव में यहूदी एजेंसी के चेयरमैन बेन गुरियन ने नए यहूदी राष्ट्र इजराइल की घोषणा कर दी थी। अपने धर्म के लिए आंदोलन चलाने वाले बेन गुरियन को ही इजराइल का पहला प्रीमियर बनाया गया। अरब जगत ये सब देखकर काफी गुस्से में था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की योजना का उसने शुरू से ही विरोध किया था। इधर इजराइल द्वारा आजादी की घोषणा के साथ ब्रिटेन ने अपना फिलिस्तीन मैंडेट भी खत्म कर दिया और अपनी आर्मी को पीछे लौटने को कह दिया। पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त से फिलिस्तीन पर शासन करने वाली ब्रिटिश आर्मी ब्रिटेन वापस तो लौट गई, लेकिन अरब और इजराइल को लड़ता हुआ छोड़ गई, जो 1948 से आज तक रुका नहीं है। अरब इजराइल वॉर 1948 आजादी का ऐलान किए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अरब देशों ने इजराइल को चारों तरफ से घेरकर धावा बोल दिया। हमले के लिए 5 देश एकजुट हो गए: लेबनान, सीरिया, ट्रांसजॉर्डन, इराक और मिस्र। हमले की शुरुआत तेल अवीव पर मिसाइल दागने के साथ हुई। इस युद्ध में अरब देशों ने इजराइल को अकेला समझकर कमजोर समझने की गलती की।
लेकिन ये गलतफहमी उन पर भारी पड़ी। इजराइल भले मैदान में अकेला था, लेकिन कुछ पश्चिमी देश उसका अंदर से भारी सपोर्ट कर रहे थे। 5 देशों के साथ आने और सऊदी अरब की तरफ से मिस्र को सैन्य मदद देने के बावजूद इजराइल अरब पर भारी पड़ गया। 1949 में युद्ध खत्म होते होते इजराइल ने ब्रिटिश फिलिस्तीन के 2/3 हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि गाजा पट्टी मिस्र और वेस्ट बैंक जॉर्डन के नियंत्रण में आ गया। युद्ध खत्म करने के लिए इजराइल और अरब के बीच कोई युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ था, बल्कि जिन 5 देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उनके साथ इजराइल की अलग अलग आर्मिस्टिस लाइन एग्रीमेंट किए गए। यानी इजराइल और इन 5 देशों की सीमा के साथ अलग अलग युद्ध विराम रेखाएं खींची गईं, जिसे गूगल मैप पर आप आज भी देख सकते हैं। गाजा पट्टी इजराइल के हाथ से निकल चुकी थी। अब वो इस फिराक में था कि कब उसे मौका मिले और मिस्र के कब्जे वाली गाजा पट्टी को भी अपने हिस्से में ले ले। 1956 में कुछ ऐसा ही मौका उसके सामने आ गया। स्वेज नहर, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, मिस्र के राष्ट्रपति गमेल अब्देल नासिर ने जुलाई 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ऐसा क्यों किया गया, इसकी अपनी कुछ वजह रही होंगी, जिन्हें हमने एक एपिसोड में अच्छे से कवर किया है। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के साथ ही फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल की सेनाओं ने मिस्र पर धावा बोल दिया। ब्रिटेन स्वेज नहर को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, जबकि इजराइल का मकसद था अपने दक्षिण हिस्से को लाल सागर से जोड़ना। उसका नहर से कोई लेना देना नहीं था। असल में मिस्र ने सिनाई प्रायद्वीप में अपनी सेना लगा रखी थी, जिसने स्ट्रेट ऑफ तिरान को बंद कर रखा था। मिस्र अगर इस जल संधि को अपने कब्जे में रखता तो इजराइल का संपर्क लाल सागर से टूट जाता। ब्रिटेन और फ्रांस के सहारे इजराइल सिनाई प्रायद्वीप पर भी कब्जा करने की फिराक में था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। युद्ध शुरू हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि मिस्र ने हथियार डाल दिए। नतीजा यह हुआ कि गाजा पट्टी समेत पूरा सिनाई प्रायद्वीप अब इजराइल के कब्जे में आ गया। इजराइल स्वेज नहर का इस्तेमाल मुफ्त में करने लगा। हालांकि जब अमेरिका ने ऊपर से दबाव डाला तो इजराइल ने 1957 के मार्च महीने में सिनाई प्रायद्वीप से अपनी सेना को वापस बुला लिया। 1948 और 1956 के स्वेज युद्ध दोनों में लगातार हार के बाद अरब देश तिलमिलाए हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि कमजोर साबित हो रही थी। इधर इजराइल के साथ सीमा पर झड़पें बंद नहीं हुई। साथ ही इन युद्धों की वजह से कई फिलिस्तीनी बेघर हो गए थे। इन शरण लेने वाले फिलिस्तीनियों को सीरिया और दूसरे पड़ोसी देश गुरिल्ला वॉर के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे, ताकि वक्त आने पर इजराइल के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा सके। 1967 में फिर वही वक्त आया जब इजराइल और अरब देश फिर से एक दूसरे के सामने हो गए। इजराइल को 3 तरफ से घेरा गया। उत्तर में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में मिस्र। बड़ी बात यह है कि तीनों मोर्चों पर अरब देशों को फिर से मुंह की खानी पड़ी। अरब देश 6 दिन भी सही से नहीं टिक पाए। इजराइल की वायुसेना ने आसपास के लगभग पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। अरब देश हर तरफ से घाटे में थे। इजराइल की लगभग 1000 मौतों के बदले अरब देशों को 15,000 सैनिकों और आम नागरिकों को खोना पड़ा। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान यह था कि गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप मिस्र के हाथ से निकल गए। वहीं जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूशलम और सीरिया से गोलन हाइट्स भी इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। मिलकर लड़ने वाले इन देशों को अकेले इजराइल से हार मिलने के बाद इन देशों का सम्मान दांव पर लगा था। इसलिए 1973 में मिस्र और सीरिया ने मिलकर फिर से इजराइल पर धावा बोला। इजराइल पर योम किपुर के दिन ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए। योम किपुर यहूदियों के लिए सबसे पवित्र त्योहार का दिन होता है, और इसीलिए इस दिन को चुना गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा सकें। 2 हफ्तों तक ये लड़ाई चली, लेकिन हुआ वही जो पहले हो चुका था। दोनों देशों को फिर मात खानी पड़ी और आखिरकार संयुक्त राष्ट्र के बीच में आने के बाद ही लड़ाई बंद हुई। सीरिया को लगा कि गोलन हाइट्स का पहाड़ी इलाका जो पहले उसके हाथ से जा चुका था, अब शायद उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप अभी भी इजराइल के कब्जे में था। बार बार मात खाने के बाद आखिर मिस्र ने हार मान ली और समझदारी दिखाते हुए 1978 में इजराइल के साथ एक शांति समझौता कर लिया। कैंप डेविड अकॉर्ड नाम के इस समझौते में तय हुआ कि मिस्र को उसका सिनाई प्रायद्वीप वापस मिल जाएगा और वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनियों के दावे पर बातचीत को दोनों देश आगे बढ़ाएंगे। इजराइल में फिलिस्तीन बनाने के लिए लगभग सभी ताकतें एक हो चुकी थीं। न केवल अरब देशों की सेनाएं इजराइल के पीछे पड़ी थीं, बल्कि फिलिस्तीन देश को बनाने के लिए पीएलओ नाम का संगठन भी काम कर रहा था, जो इन इस्लामिक देशों के लिए प्रॉक्सी वॉर भी लड़ता था। पीएलओ यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 से ही एक्टिव था। पिछले कुछ सालों में लेबनान में रहकर इस संगठन ने यहूदियों पर कई हमले किए। इजराइल का उत्तरी इलाका जो लेबनान से लगा हुआ था, जब यहां पीएलओ ने हद पार कर दी
तो इजराइल ने 1982 में लेबनान पर हमला बोल दिया। इस हमले के बाद पीएलओ कमजोर जरूर हुआ, लेकिन इससे इजराइल के लिए एक नई मुसीबत खड़ी होने वाली थी और ये इजराइल को पता नहीं था। पीएलओ कमजोर हुआ तो लेबनान के शिया मुस्लिम एक हुए और उन्होंने एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया हिजबुल्लाह के नाम से। ये वही हिजबुल्लाह है जिसे 60 से ज्यादा देश अब एक आतंकी गुट मानते हैं और आज की तारीख में इजराइल के लिए यही गुट सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। 2023 से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह मानो किसी देश की प्रशिक्षित सेना की तरह इजराइल पर टूट पड़ा है। इस युद्ध में हिजबुल्लाह ने इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि बदले में इजराइल ने भी हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इजराइल के वजूद में आने के बाद से ही आपसी टकराव रुके नहीं हैं। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर उसके कब्जे के बाद इस्लामिक देश काफी बौखलाए हुए थे। 1987 में फिलिस्तीनियों ने फिर से यहूदियों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। सालों तक चले इन विद्रोहों में कई लोगों की जानें भी गई। इन सब के बीच 1988 में पीएलओ की एक बॉडी पैलेस्टाइन नेशनल काउंसिल ने अल्जीरिया में नए फिलिस्तीन देश का ऐलान कर दिया, जिसकी राजधानी थी जेरूशलम। यहीं से फिलिस्तीन को नए देश का दर्जा मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। इन विद्रोहों में ही हमास नाम के एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का गठन हुआ। आत्मघाती हमले करना और यहूदियों को निशाना बनाना हमास की गतिविधियों में शामिल था। वक्त बीता तो हमास ने बतौर संगठन खुद को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया। इजराइल और कई पश्चिमी देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। आज यही हमास इजराइल समेत दूसरे कई देशों के लिए बड़ी परेशानी भी बना हुआ है। हमास और दूसरे संगठनों ने यहूदियों के खिलाफ जो विद्रोह किया, इन्हें इंतिफादा कहते हैं। अरब में इसका मतलब होता है बाहर निकालना। यहाँ इजराइल से यहूदियों को निकालने की बात चल रही थी। कुछ सालों तक ये सब चला और जब बात हाथ से निकलने लगी तो दोनों तरफ के नेताओं को शांति समझौते की सुध आई। विश्व इतिहास में जब भी आप इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े के बारे में पढ़ते होंगे तो आपने ओस्लो पीस अकॉर्ड्स का नाम जरूर सुना होगा। ये समझौते 1993 में हुए, लेकिन इससे पहले फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले पीएलओ और इजराइल के बीच कई महीनों की बातचीत चली थी। सोचने वाली बात यह है कि इन समझौतों को ओस्लो पीस अकॉर्ड्स क्यों कहा गया। दरअसल इस बातचीत को शुरू करने का क्रेडिट नॉर्वे के एक सोशलॉजिस्ट तेरजे लॉर्सन को दिया जाता है। समझौते पर दस्तखत करने से पहले जो कई महीनों की बातचीत का दौर चला था, वो सब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही हो रहा था। आखिरकार सितंबर 1993 में व्हाइट हाउस में एक बैठक हुई। वही व्हाइट हाउस जहां से मिडिल ईस्ट के भाग्य का निर्धारण होता है। बैठक में एक तरफ थे इजराइल के प्रधानमंत्री इत्जाक रेबिन, दूसरी तरफ थे पीएलओ के मुखिया यासिर अराफात और मध्यस्थता कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। दोनों के बीच शांति समझौतों पर दस्तखत हुए। इजराइल ये मानने को राजी हो गया कि पीएलओ ही फिलिस्तीन का प्रतिनिधि है। इसके एवज में पीएलओ इस बात के लिए मान गया कि इजराइल वाकई में एग्जिस्ट करता है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि एक फिलिस्तीनी अथॉरिटी का गठन होगा। अथॉरिटी को अधिकार दिए गए कि वो अगले 5 सालों के लिए वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में सरकारी कामकाज को संभाले और उन पर निगरानी रखे। फिलिस्तीन अथॉरिटी को और ज्यादा ताकत देने के लिए 1995 में दोनों पक्षों के बीच मिस्र के तबा में फिर से बैठक हुई और ओस्लो शांति समझौते के दूसरे दौर की बातचीत हुई। शांति समझौते पर दस्तखत हुए और तय हुआ कि गाजा पट्टी से अब इजराइल अपनी आर्मी को हटा लेगा। वेस्ट बैंक का बंदर बांट कर दिया गया, जिसमें कुछ हिस्सा इजराइल के कब्जे में रहा तो कुछ पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी को अधिकार दिया गया। कुछ हिस्से को दोनों के भरोसे छोड़ दिया गया। समझौते की एक पूरी श्रृंखला चली और नतीजा ये हुआ कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जैसे रणनीतिक इलाकों में इजराइल की पकड़ कमजोर होने लगी और अब ये बात इजराइल के कुछ लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। इसके बुरे नतीजे भी आने वाले थे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। तबा समझौते को अभी 2 महीने ही हुए थे कि एक इजरायली एक्सट्रीमिस्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़ाक रेबिन की ही हत्या कर दी। हत्या इस बात को लेकर हुई कि रेबिन ने ओस्लो अकॉर्ड आखिर किया क्यों, जबकि ये यहूदी धर्म के खिलाफ है। रेबिन की हत्या के बाद ओस्लो अकॉर्ड मानो खत्म सा हो गया। स्थिति तनावपूर्ण थी तो हमास ने भी इसका फायदा उठाया और इजराइल पर एक के बाद एक कई हमले किए। अगले साल चुनाव होने वाले थे जिसमें शायद इजराइल और फिलिस्तीन का भविष्य लिखा जाता। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इजराइल में ओस्लो अकॉर्ड का विरोध करने वाली पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू को जीत हासिल हुई। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे चहेते नेताओं में से एक रहे हैं, जो अपने मजबूत राष्ट्रवादी विचारों और बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन की मांग पर विरोध दर्ज किया। चूंकि ओस्लो समझौता अमेरिका की अगुवाई में हुआ था, इसलिए थोड़े दबाव में आकर नेतन्याहू को कुछ फैसले फिलिस्तीन के पक्ष में भी लेने पड़े। 1999 में आम चुनाव हुए तो नेतन्याहू की हार हो गई।
एहुद बराक नए प्रधानमंत्री बने तो ओस्लो एकॉर्ड भी कुछ पटरी पर लौटी। यानी ये तय हुआ कि अब इजराइल सेना के स्तर पर थोड़ी नरमी बरतेगा और फिलिस्तीन को उसका अधिकार मिलेगा। बराक ने एक तरफा फैसला लेते हुए दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना को वापस बुला लिया। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर आखिरी फैसला लेने पर भी बात हुई, लेकिन समझौता आखिर में नहीं हो पाया। इजरायली सरकार कुछ ढीली पड़ रही थी और फिलिस्तीन के लिए कुछ ज्यादा उदार हो रही थी, और ये बात विपक्षी दल लिकुड पार्टी को पच नहीं रही थी। ये वही पार्टी है जिससे नेतन्याहू आते हैं और 99 के चुनावों में जिसे शिकस्त मिली थी। इधर फिलिस्तीनी भी जो कुछ उन्हें मिल रहा था उस पर राजी नहीं थे और गुस्से में थे। सितंबर 2000 में लिकुड पार्टी के एक कट्टर यहूदी नेता एरियल शेरोन ने अचानक जेरूशलम में बने टेम्पल माउंट का दौरा किया। टेम्पल माउंट यहूदी धर्म में सबसे पवित्र जगहों में से एक है। इसके पास ही है अल अक्सा मस्जिद। इस मस्जिद को पैगंबर मोहम्मद से जोड़कर देखा जाता है। अल अक्सा की पाक सरजमी पर एक यहूदी के पैर पड़ने से यहाँ विद्रोह शुरू हो गए। दंगे हुए, आत्मघाती हमले हुए और हजारों जाने गई। ये दंगे सालों तक चले। चूंकि शुरुआत अल अक्सा मस्जिद से हुई थी, लिहाजा इन्हें अल अक्सा इंतिफादा कहते हैं। जैसे तैसे एक युद्ध विराम समझौता हुआ। इजराइल इस बात के लिए मान गया कि गाजा पट्टी से जल्द अपनी सेना को वापस बुला लेगा, साथ ही यहां अब कोई भी यहूदी नहीं रहेगा। आखिरकार 2005 में गाजा पट्टी से इजराइल ने अपनी सैन्य टुकड़ी को वापस बुला लिया। माहौल थोड़ा शांति हुआ था कि 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच एक और युद्ध हो गया। आफत खत्म नहीं हुई, रही सही कसर हमास ने पूरी कर दी। इजराइल के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला था हमास। वजह थी 2006 में फिलिस्तीन के चुनाव में हमास की जीत। अब हमास ही फिलिस्तीन का भाग्य विधाता बन गया। इसका एक ही टारगेट था, इजराइल को खत्म करना और इजराइल में भी फिलिस्तीन बनाना। 2008, इसके बाद 2012, फिर 2014 में हमास ने इजराइल पर कई हमले किए। इजराइल में आए दिन होने वाले हमलों में हमास का सबसे बड़ा हाथ था। 2021 और 2023 में भी हमास ने इजराइल पर हमले की शुरुआत कर दोनों देशों के बीच युद्ध को भड़काया। इतने युद्ध और समझौते होने के बाद भी स्थिति बहुत ही बदतर है। इजराइल और फिलिस्तीन का नक्शा किसी को समझ नहीं आता। जेरूशलम आखिर किसका है, ये समझ नहीं आता। इतना जरूर है कि ज्यादातर देश अब फिलिस्तीन को भी मान्यता देने लगे हैं। आज की तारीख में यूएन के 75% से ज्यादा सदस्य देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। भारत ने 1988 में ही फिलिस्तीन के वजूद को मान लिया था। जो मोटे तौर पर माना जाता है और जो कागजों में लिखा है वो है कि दक्षिणी लेवेंट में दो देश हैं, एक है इजराइल और एक है अरब देश फिलिस्तीन, और इसे कहा जाता है 2 स्टेट सॉल्यूशन। हैरानी इस बात की भी है कि खुद नेतन्याहू भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानते हैं, लेकिन वे दबाव में हैं कि इसे न माने। कुछ लोग नेतन्याहू पर आरोप लगाते हैं कि आखिरकार फिलिस्तीन में यहूदी बस्तियां बनाने का काम किसने किया? क्यों इजरायली पुलिस और सेना बेकसूर फिलिस्तीनियों को परेशान करती है? दरअसल नेतन्याहू ऐसा करके ही हमास और हिजबुल्लाह को भड़काते हैं, जिसका अंजाम मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। दूसरी तरफ इजराइल समर्थक कहते हैं कि ये देश चारों तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। इतना ही नहीं, इन देशों में पनप रहे हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन इजराइल को डराने में लगे हैं। कभी उत्तर से हिजबुल्लाह हमला बोलता है तो कभी पश्चिम से हमास। ईरान भी धमकी देने से पीछे नहीं हटता। कुल मिलाकर फिलिस्तीन के मुद्दे पर लगभग सभी इस्लामिक देश इजराइल के विरोध में एक होकर खड़े हैं। अकेले होने के बाद भी इजराइल जवाब देने से नहीं चूकता। आखिर वो भी अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करे? वैसे भी अरब के कुछ देशों के साथ उसके संबंध पहले से बेहतर हो रहे हैं, इसलिए व्यापार के इस दौर में उसके अब दोस्त भी हमास या किसी और संगठन का साथ नहीं देंगे। इस बात को भी इजराइल अच्छे से जानता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अभी जो युद्ध चल रहा है उसकी शुरुआत पिछले साल हमास ने की थी। इजराइल के मुताबिक एक आतंकी हमले में हमास ने 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, कई लोगों को बंधक बना लिया। नतीजा यह हुआ कि नेतन्याहू को युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। इसके बाद इजराइल ने इस बात में फर्क नहीं किया कि उसका टारगेट मिलिट्री है या फिर सिविलियन, क्या सैन्य अड्डा, क्या अस्पताल और क्या स्कूल, किसी को भी इजराइल ने नहीं छोड़ा। हजारों बच्चे मरे हैं। इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना पानी की जो बुनियादी जरूरत होती है उसे भी रोका गया। संक्रमण से लोग मर रहे हैं। इजराइल ने कसम खा रखी है कि वो फिलिस्तीन में हमास को खत्म करके ही दम लेगा, चाहे इसका अंजाम किसी को भी भुगतना पड़े। युद्ध में जघन्यता की हदें पार हो चुकी हैं। अमेरिका जैसे देशों ने भी अपील की है, लेकिन अब मामला शांत होता नहीं दिख रहा। पड़ोसी देश इजराइल के खिलाफ औपचारिक तौर पर युद्ध में नहीं है, लेकिन उनकी जमीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। करोड़ों अरबों रुपए मानव विकास में लगने के बजाय मिसाइलों और गोला बारूद में फूंके जा रहे हैं।
सोचने वाली बात यह है कि क्या इन दोनों के झगड़े का फायदा कोई तीसरा उठा रहा है? और यह सवाल लोगों के जहन में अब तक है कि आखिर कब्जा किया किसने। हमने आपको पूरी कहानी बता दी है, अब जवाब आप पर ही छोड़ते हैं कि आखिर किया किसने कब्जा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं। जल्द मिलेंगे इतिहास गवाह है कि एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।